वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपवर्तन के नियम की बात की थी और मैंने एक बड़ा सा नोट पढ़ाया था जिसमें अपवर्तनांक समानुपाती था घनत्व के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती था चाल के, व्युत्क्रमानुपाती था तरंग लंबाई के, बहुत सारी चीजें बताई थी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे को एक और नोट दिया है, उस नोट को समझें। पहले आप बताओ, आपतन कोण किस किस के बीच में बनता है? आपतित किरण और विलंब के बीच में। और अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और विलंब के बीच में। इधर देखिएगा ध्यान से, जैसे ये एयर है, ये वाटर है, यानी ये हवा हो गई, ये पानी हो गया। तो विरल माध्यम कौन सा है, सघन कौन सा है? हाँ, हवा विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। ठीक है जी। हमने ये पढ़ा है कि आपतित किरण ये है, ये आपतन बिंदु पर ये अविलंब है, विरल से सघन जा रही है, विलंब की ओर झुक जाती है। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। ऐसा अपन ने पढ़ा था, राइट? सही बोल रहा हूं? अब अगर मान के चलिए आपतित किरण ऐसे जाए तो आपतन कोण का मान और कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। और आपतित किरण अगर ऐसे जाए तो आपतन कोण का मान कितना हो गया? आपतन कोण का मान 0 डिग्री। कितना हो गया? 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो नोट आपको दिया है ना, वो ये दिया है कि जैसे यही कहानी है, ये हवा है ना, और ये पानी है। क्लियर? एयर वाटर। वो कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है, ऐसे जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, ऐसे। तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण अभी मैंने आपको समझाया कितना है? 0 डिग्री। बोलो भैया, अपवर्तन कोण वो भी 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तित किरण भी यही है और विलंब भी इसी के ऊपर आएगा। जो बोल रहा हूँ भाषा समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे आपने, अगर आपको याद हो, दर्पण जब पढ़ाया था, तो जब कोई दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत गिरती थी तो टकराकर उसी रास्ते से लौट जाती थी। तो आई बराबर भी 0 था, आर बराबर भी 0 था। बोलो भैया। इसी तरीके से अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आई बराबर 0 और आर बराबर 0, दोनों 0 होते हैं। क्यों हुआ? बात समझ में आ रही है सभी को? देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नोट पढ़ा था, अपवर्तनांक समानुपाती घनत्व समानुपाती 1/v। बोलो भैया, समानुपाती 1/λ समानुपाती 1/ताप। याद आ रहा है सब? इसके साथ साथ आपने कुछ चीजें और देखी थी, 1/IC। बोलो भैया, फिर 1/f और फिर डेल्टा। याद आ रहा है सीन? अभी फिलहाल इन चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया था पूरी कहानी। चलो, अब आप मुझे बताओ, इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हो, अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। बोलो भैया। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। यही है नोट, है ना? पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, अपवर्तन का कारण बताइए। आप ही बता दो, इधर आओ। मैं तुमसे एक दिन मैंने कहा करो, रोड पे खड़ा कर दिया, मैंने कहा दौड़ो। दौड़ लोगे? दौड़ोगे तो आपकी कुछ ना कुछ चाल भी होगी। जब आप दौड़ रहे होगे, आपके चारों तरफ माध्यम हवा होगा। दूसरे दिन मैंने घुटने तक पानी भरवा दिया, मैंने कहा दौड़ो। दौड़ तो अभी भी लोगे, लेकिन अब आपकी चाल कम हो जाएगी। मतलब इसका मतलब आप मुझसे ये कहना चाहती हो कि माध्यम बदल जाने से चाल बदल जाती है? अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। बोलो भैया, ये बात आपको समझ में आती है? अच्छी बात है। तो अब गौर से देखिए, ये हवा है, ये पानी है, यानी ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब, विरल से सघन जा रही है, अविलंब की ओर झुक जाएगी। बोलो भैया, सही बोलना? अच्छी बात है। अगर पानी की बजाय कोई और सघन माध्यम ले लूं
तो माध्यम और ज्यादा सघन हो जाएगा। माध्यम और ज्यादा सघन हो जाएगा तो ये प्रकाश की किरण और ज्यादा झुक जाएगी। तो झुकने का कारण क्या है? माध्यम के अपवर्तनांक का बदल जाना। बोलो भैया, अपवर्तनांक अगर बार बार बदलेगा तो अपवर्तनांक अगर बढ़ गया तो माध्यम सघन हो जाएगा। माध्यम सघन हो जाएगा तो ये और ज्यादा झुक जाएगी। माध्यम और ज्यादा सघन हो जाए तो और ज्यादा झुक जाएगी। बोलो भैया, तो इसके झुकने का कारण क्या है? अपवर्तनांक बदलना। वो अपवर्तनांक बदलता है जब चाल बदल जाती है। नहीं यही बात समझ में क्लियर है? तो वो कह रहा है कि भैया अपवर्तन का कारण बताइए। तो भैया अपवर्तन का कारण ये कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है तो अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग होगी। जब चाल अलग अलग होगी तो माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। समझ पा रहे? जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने एक नोट दिया गया है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप बताओ। इधर आओ, क्या लिखा है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, या फिर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम। यहाँ मुख्य रूप से हम कौन से माध्यम के अपवर्तनांक की, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। तुलना किससे कर रहे हैं इसकी? समझ गए? क्लियर? अच्छा, इतने गई अगर समझ में आ रहा है तो मुझे संग में जीव बताओ। 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख दे। अब तुम बताओ म्यू और वी एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर मैं म्यू को म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख रहा हूं तो वी को क्या लिखूंगा? v1 अपॉन v2। समझ में आई बात? बोलो भैया। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है? ये मैंने मान लिया पहला माध्यम हवा है और दूसरा कोई अन्य माध्यम है। तो भैया हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। बता दूंगा, व्याल पढ़ेंगे भी, लिखा मिलेगा आपको, ठीक है? ये कोई दूसरा माध्यम है, इस माध्यम का अपवर्तनांक मैंने मान लिया म्यू। ठीक है जी? अब आप गौर से देखिएगा, इस सूत्र को अप्लाई कर रहा हूं। समझ में आया ये कैसे आया? म्यू 2, बताओ म्यू 2 क्या है? म्यू 2 किसका अपवर्तनांक है? इसका या इसका है? पानी का क्या लिख दूं? वटे में क्या लिखूं? एक लिखने की जरूरत है या पहले और डिटेल में लिखता हूं? रुको, म्यू 2 काय का अपवर्तनांक है? पानी। पानी कोई ना कोई पानी या कोई भी माध्यम हो सकता है, तो इसलिए मैंने म्यू एम लिखूं इसे। म्यू 1 कौन सा माध्यम है? हवा। तो ऐसे लिखूं म्यू है। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? तो अब आप बताओ इधर क्या लिखूं? वी ए। क्यों लिखूं? ए समझ में आया? नीचे बताओ क्या लिखूं? वी एम। समझ में आ रहा है? ये सब बता चुका हूं मैं पहले भी। क्लियर? अब रख दो मान। माध्यम का अपवर्तनांक कितना माना है आपने? म्यू। हवा का कितना होता है? अपॉन में 1 लिखूं बराबर। हवा में प्रकाश की चाल है और हवा में प्रकाश की चाल को सी से भी प्रदर्शित करते हैं, तो सी बटे वी एम। ये पढ़ाया था ये सूत्र, अगर आपको याद हो तो, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। क्लियर है? बात समझ में आई कैसे है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। तो ऐसे अपन बना देंगे, धड़ाधड़ निपटांगे इनके काम। बात समझ में आ रही है? देख लो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। समझ में आया आपको कैसे आया ये? इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक। इसकी बात कर रहा है ना? को याद व्याद करने की जरूरत ना, नहीं, आप ही बताओ। ठीक है? सोच समझ के जवाब देना। कल मैं बहुत पूछ रहा था आपसे, इसको पढ़ना जरा, क्या लिखा है? कुत्ता की चाल चींटी के सापेक्ष, एक से बड़ा या एक से छोटा? समझ गए? अच्छा, जाए बताइए। एम द्रव्यमान है, क्या पढ़ोगे इसे? चींटी का द्रव्यमान हाथी के सापेक्ष एक से छोटा। तमीज आती है, मतलब इतने। क्लियर? तो आ जाओ फिर एगो खेल। अपवर्तनांक जब लिखतो तो जवलंग कछु लिखतो और जवलंग कछु लिखतो अलग अलग माध्यम लिखते हो, तो माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर अपवर्तनांक काय पे निर्भर कर रहा है? माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। अब आप बताओ इसको क्या बोलोगे?
तो बताओ, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष एक से बड़ा है या छोटा है? एक से बड़ा। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष, समझ गए? तो ऐसे बोल सकता हूं, अपवर्तनांक माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर निर्भर करता है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक एक से अधिक होता है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक एक से कम होता है। समझ गए? दूसरा, माध्यम के घनत्व पर अधिक घनत्व वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम घनत्व वाले माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अगला देखो, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर, बोलो इसको अपवर्तनांक काय पे निर्भर करता है? इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, तो इसे ऐसे बोल दो, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अपवर्तनांक कम होता है, कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है। कुछ लोग इसे इनडायरेक्टली तरंग पे न बोलते हुए ऐसे बोलते हैं, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर, लाल रंग के लिए, लाल रंग की चूंकि तरंग लंबाई अधिक होती है तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होता है, बैगनी रंग की तरंग लंबाई कम होती है तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? तो प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर भी बोल सकते हैं या प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सीन क्लियर है? माध्यम के ताप पर, ताप बढ़ जाएगा तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा, ताप कम हो जाएगा तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। हो गए कारक, समझ गए? क्लियर है? काय काय पे? माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, बोलो भैया। दूसरा, माध्यम के घनत्व पर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर, और माध्यम के ताप पर। पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बताओ किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक कौन से रंग के लिए होगा? क्यों? हाँ, समझ गए ना इस टाइप से? अब सुने, कुछ एक अपवर्तनांक हैं जिनके मान हमें कचाकच अच्छे से याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? याद होने चाहिए। सुन लें, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। काय का होता है? हीरे का। हीरे को डायमंड बोलते हैं इसलिए डी लिख दिया मैंने। 2.46 कितना होता है? 2.46। ये किसी के सापेक्ष नहीं दिए तो क्या मानते हैं? हवा। जहां कुछ नहीं होती वहां हवा मानते हैं। पानी का अपवर्तनांक किसी ने पूछा तो 4/3, या फिर 4 में 3 का भाग लगाओगे तो 1.33। दोनों ही यूज में आते हैं, आप लोग हमेशा यही लगाना। क्लियर? समझ गए? इससे आंसर जो आते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, क्योंकि अगर आप इसे रखोगे तो आप कहीं ना कहीं लगभग मान रख रहे हो, क्योंकि 4 में 3 का ये पूरा भाग नहीं है, ये दशमलव करके 3 3 3 आता ही रहेगा। बोलो भैया, है ना? तो अगर आप एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करें। इसको करेंगे तो भी आंसर आएंगे, पर वो लगभग में आएंगे, तो गलत उसमें भी कुछ नहीं है, वो भी 100% करेक्ट है। जो भाषा बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? अब बताओ, पानी का अपवर्तनांक जाते ज्यादा होगा, सॉरी कांच का अपवर्तनांक जाते ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, 1.5, 3/2। क्लियर है? 3 में 2 का भाग लगाओ। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? अब इसमें तुम चाहे जे रख दो चाहे जे रख दो, दो बनते सेम आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है। भाषा समझ में आ रही है? कोई पूछे हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। क्लियर? सबसे कम अपवर्तनांक हवा का ही होता है, 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। भैया घोट के पी जाना, इसको सवालों में अड़ के यूज होगा, वो जरूरी नहीं है आपको दे। क्लियर है? तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 या 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2 या 1.5। ये तो याद रहेगा ही हवा का, ये रहे तो अच्छी बात है। क्लियर है? यही दिए होंगे शायद लाइन से, पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक और नोट दिया है, इस नोट को समझते हैं। आप एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना। पहले ये बात तो आप ही समझते हो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल बदल जाती है। अच्छा, चालू बदल गई तो फिर तरंग लंबाई बदल जाएगी। बोलो भैया, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंग लंबाई बदल जाती है। अच्छा एक बात और बताओ, मान के चलो मैं न्यो खड़ा हूं और मुझे सूर्य की प्रकाश की किरणें मेरे गाल पे पड़ रही हैं, तो मुझे प्रकाश की तीव्रता महसूस होगी। बोलो। अब अगर मान के चलो बीच में मैं कोई परत लगा लूं तो अब मुझे प्रकाश की तीव्रता और अधिक महसूस होगी या कम महसूस होगी? कम महसूस होगी, क्योंकि अब माध्यम बदल गया। बोलो भैया,
तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी तीव्रता बदल जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। जो चीज नहीं बदलती वो है उसकी आवृत्ति। क्लियर? कोई पूछे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या नहीं बदलता, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो समझें। अपन ने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा पढ़ा था, बोलो भैया। तो आवृत्ति को मैंने न्यू लिख दिया, सी चाल है, चाल को वी भी तो लिख सकता हूं अपॉन लैम्डा। क्लियर? तो मैंने अभी अभी बोला जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंग लंबाई। अब अगर ये चाल है, ये तरंग लंबाई है, चाल अगर दुगनी है जाएगी तो तरंग लंबाई, तो चाल दुगनी है गई तो तरंग लंबाई भी दुगनी है गई, तो दो ते दो कट गई, अनुपात तो वही रहो। नहीं है बात समझ में? अनुपात वही रहो जाको मतलब कहा रहा हूं, आवृत्ति नहीं बदली। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? क्लियर? तो ओटी में पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये नोट, पहले ही बोल रहा हूं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती, तीव्रता बदल जाती है। कहानी समझ में आ रही है? चाल बदल जाती है, वही नोट में लिखा है, पढ़ लो। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सारी चीजें गई तेल लेने। मुझे ये बताओ कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो क्रियाएं दोनों दिशाओं में हो जाती हैं उसे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। मैंने भी पढ़ाई थी आपको, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल जब पढ़ाए थे तब, है ना? हाँ, आओ बताइए क्यों स्नेल के नियम का सूत्र क्या है? 1μ2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो सुनो, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। मैंने मान लिया पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है। ये कोई प्रकाश की किरण आई तो ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर अविलंब, विरल से सघन जा रही है, कैसे जाएगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी। जो बोला समझ में आया? ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। बोलो भैया, समझ गए? स्नेल के नियमानुसार क्या लिख दूं? साइन आर, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। क्लियर है? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत सीधा सीधा समझें। आप अपने घर से कोचिंग तक आने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो कोचिंग से घर जाने के लिए भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। बस यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इस मार्ग का अनुसरण कर रही है ना? लाल शर्ट, क्लियर है? जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो इस मार्ग का अनुसरण कर रही है, और जब यही प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम की तरफ जाएगी तो भी इसी मार्ग का अनुसरण करेगी। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? यानी किसी ने पूछा उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है, और जब वही प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आती है तब भी उसी मार्ग का अनुसरण करती है। इसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। अब आप बताओ, पहले से दूसरे में गई थी तो तुमने समीकरण ये तान दिया, अब दूसरे से पहले में लाऊंगा तो इसी को कैसे लिखूंगा? अरे ये बोला पहले, 2μ1 बराबर साइन आर अपॉन, सिर्री बता देगो, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करने पर, क्लियर? समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा कर रहा हूं तो एलएचएस में एलएचएस का, आरएचएस में आरएचएस का, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर से साइन आर, साइन आई से साइन आई। 1μ2 इंटू 2μ1 बराबर 1। समझ में आया? या इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1μ2 बराबर 1 अपॉन 2μ1। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? देख लो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विभिन्न समांतर माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन समझाइए।
गौर से देखिएगा भाई सभी लोग। हवा, ये क्या है? पानी, ये क्या है? कांच, और ये क्या है? हवा। पहला माध्यम क्या है? अंतिम माध्यम क्या है? हवा। पहला माध्यम और अंतिम माध्यम समान है। चलो, कैसी किरण है? ये क्या है? आपतन बिंदु पर अविलंब। ये कौन है? आपतन कोण। कौन से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल से सघन जा रही है। विरल से सघन जा रही है तो अविलंब की ओर झुक गई। ये कौन सा कोण हो गया? इस अपवर्तन कोण को मैंने नाम दे दिया R1। क्या नाम दे दिया? लगाओ स्नेल का नियम। क्या है स्नेल का नियम? मैंने बोला था जब भी अपवर्तन की घटना होगी स्नेल का नियम लगाऊंगा सीधा। 1 म्यू 2। अब 1 नहीं है 2 नहीं है, अब तो एयर है और वाटर है। क्या लिखूं? ए म्यू W। बोलो भैया, बराबर। जो बोला समझ में आया? बराबर। क्या लिखूं? साइन आई अपॉन साइन R1। अच्छा, अब आप बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। एयर से वाटर में जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था 1 म्यू 2। मुख्य रूप से किसके अपवर्तनांक की बात कर रहे हो? हैं? दूसरे की। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिखते थे। म्यू और वी एक दूसरे के कैसे थे? तो वी को क्या लिखूंगा? तो जब पहले से दूसरे में जा रही है तो V1 बटे V2 आ रहा है। जहां मैं कहा वो ए म्यू W बराबर V के फॉर्म में लिखूंगा VA अपॉन VW। जो बोला समझ में आया? सीन क्लियर है सभी को? चलो आ जाओ। अब काय से काय में जाएगी? पानी से कांच में। तो अब ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। ये हो गया आपतन बिंदु। और ये कौन हो गया? अविलंब। ये कौन कितना होगा ये बताओ? अब मुझे दिख रहा है ये एकांतर कौन है? हेलो, ये कौन और ये कौन? एकांतर कौन है? तो ये R1 है, तो ये कितना हो जाएगा? R1। अब ये वाटर से ग्लास में जा रही है। कौन से कौन से में जा रही है? विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो अविलंब की ओर झुका दूं। ये मैंने अविलंब की ओर झुका दिया। अब आप बताओ ये कौन कितना होगा? है? सम्मुख नहीं है, झुक गई है। सम्मुख कैसे हो जाएंगे? बोलो भैया, विरल से सघन आई है तो अविलंब की ओर झुक गई है। सम्मुख हो जाएंगे ये। आप बताओ, ये मैंने अविलंब बना दिया। ये किरण ऐसे आ रही है, ये R1 है। अब मैं कह रहा हूं विरल से सघन जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी। तो ये सम्मुख कैसे हो जाएंगे? क्लियर? क्या नाम दे दूं इसको? R2। जो बोला समझ में आया यहां तक? लगा फिर से। कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन। स्नेल का नियम। बोलो क्या लिखूं? काय से काय में जा रही है? पानी से कांच में। जैसे ये बनाई है वैसे इसको बनाओ। बोलते जाओ फटाफट। W म्यू जी बराबर I की जगह R1 है और R की जगह R2 है। तो साइन R1 अपॉन साइन R2 बराबर V के फॉर्म में कैसे लिखूं? VW अपॉन VG। समीकरण नंबर 2। सीन क्लियर है? चलो, अब काय से काय में जा रही है? ग्लास एयर। ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया और ये अविलंब हो गया। ये कौन कितना होगा? R2, क्योंकि एकांतर कोण है। अब ये कौन से कौन से में जा रही है? सघन से विरल जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट गई। इस कोण को मैंने नाम दे दिया R3 भी दे सकता हूं। मैंने नाम दिया है E। अलग अलग नाम इसलिए बता रहा हूं, कल को आप 50 तरीके की चीजें पढ़ेंगे, 50 पैराइटी के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप R3 भी मान सकते हैं, आप E भी मान सकते हैं। E को बोलते हैं एमरजेंस एंगल या एमरजेंट एंगल। शुद्ध देसी हिंदी में बोलते हैं निर्गत कोण। यहाँ से प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है, इसलिए हम इसे निर्गत कोण भी बोलते हैं। क्लियर है? तो एग्जिट एंगल, निर्गत कोण। क्लियर? इमरजेंट एंगल, एमरजेंस एंगल चलता है। क्लियर है? इसलिए हम इसे ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। लगाओ फिर से। चलो, अपवर्तन की घटना हो रही है। बोलो क्या लिखूं?
जी म्यू है, बोलते जाओ फटाफट, आगे बोलो। वी जी अपॉन वी ए, जो बोला पल्ले बड़ा। किसी को कोई दिक्कत? अलग अलग समांतर माध्यम थे, प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान है, ठीक है। ये प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। वो पूछेगा कि यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान है तो सिद्ध करो कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हैं। तो कैसे भी करके अगर मैं I बराबर E ले आऊं तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं। तो लाता हूं समीकरण 1, 2 व 3 का आपस में गुणा करने पर। अब तीनों का मैंने आपस में गुणा किया। अब यहाँ तो तीन तीन पद हैं, तो मैंने एक स्टेप ये वाला ले लिया और दूसरा ये वाला ले लिया। तो पहले LHS LHS का गुणा कर रहा हूं आपस में, तो साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E। चलो इसको आप बोलो, VA अपॉन VW, VW अपॉन VG, VG अपॉन VA, VG से VG, VW से VW, VA से VA, साइन R2 से साइन R2, साइन R1 से साइन R1, साइन I अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1। साइन E को इधर ले आया, साइन I बराबर साइन E, साइन से साइन से अटक जाएंगे, I बराबर E। क्लियर है? I बराबर E इस बात को सिद्ध करता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है। क्लियर है? अगर पूछे तो करना है इसको, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर उसने बोला कि विभिन्न समांतर माध्यमों से जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है और यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान है तो सिद्ध करो कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो आपको ये करना है, अन्यथा नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? अब इस प्रश्न को ऐसे भी बोलता है, जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न समांतर माध्यमों से अपवर्तित होती है तो सिद्ध करो, ऐसे लिख देता है, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1, ऐसे बोलता है, इसको सिद्ध करो। राइट? तो इसको करना है और यही ज्यादातर पूछता है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं। तो फिर से वही समीकरण 1, 2 व 3 का आपस में गुणा करने पर। अब मुझे मालूम है ये तो लाने ही लाने हैं, तो ये वाला स्टेप तो लेना ही लेना पड़ेगा। बोलो भैया। तो कर दिया तीनों का आपस में गुणा, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू है, और RHS में मैंने ये वाले स्टेप ले लिए। तो क्या लिखूं? वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी इंटू वी जी अपॉन वी ए। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? अब आप गौर से देखिए, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू, वी जी से वी जी, वी ए से वी ए। तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1। ये आ गया हमारा। नहीं, यही पूछता है ज्यादातर। क्लियर है? जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न समांतर माध्यमों से अपवर्तित होती है तो सिद्ध करो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू बराबर 1। कर पाएंगे हम लोग ऐसे? और सुनो, अभी इसमें भी अंदाज बदल देता है कई बार ऐसे भी बोल देता है। इस प्रश्न को ऐसे नहीं बोलता, वो ये कहता है, अच्छा आगे समझने के लिए ये बात और समझ लें। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ा था। 1 म्यू 2 बराबर 1 अपॉन 2 म्यू 1। ऐसा ना लग रहा जाए बटे में ले आया हूं तो ये पलटेगा हुए है। अगर किसी जगह लिखा है ए म्यू डब्ल्यू तो मैं इसे क्या लिखूं? डब्ल्यू म्यू है। बोलो भैया, सही जा रहा हूं? चाहे ऊपर ले जाऊंगा तो ये कहा जाओ, पलटे जाओ ए म्यू डब्ल्यू। बोलो भैया, यस और नो? जो बोला समझ में आया? किसी भी चीज को आप ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये पलट जाते हैं। कौन से सिद्धांत से? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। अब पट्टा मोते न्यो कह रहा है, आप बताओ मुझे, किसी जगह अगर मेरे पास ये लिखा है
1/w/g, तो मैं इसे हटा के g/w लिख सकता हूँ, है? ऐसा ना लग रहा हमने को ऊपर ले हो जाए, बटे में एक लिखने की जरूरत ना है। बोलो भैया, आ जाओ। तो फिर जे हमने सिद्ध किया, इस सवाल को ऐसे भी बोल देता है, कई बार ऐसे भी बोल देता है, सिद्ध करो w/g बराबर, अब ऐसे आप पढ़े लिखे, आप ही बताओ। चलो यहाँ पर काय के माध्यम के अपवर्तनांक की बात कर रहा हूं, तो ऊपर क्या लिखूं, μg लिखूं, वटे में क्या लिखूं, μw, और जिसके सापेक्ष कुछ नहीं है वहां क्या मानते हैं, आ गया, ये वही है सूत्र, कुछ और नहीं है। वो ऐसे भी बोल सकता है इस सूत्र को, सिद्ध करो w/μg बराबर a/μg बटे a/μw, तो हमें इसे और आगे बढ़ाना पड़ेगा। काय को मान निकलवा रहे हो, जा को निकलवा रहे हो, निकाल दो। तो w/μg बराबर क्या लिखूं, बोलो यहां तक बात समझ में आई? इसको और इसको एक के नीचे ले गया। अब आप बताओ क्या करूं, तुम ही बताओ, जिलानो में क्या करूं बताओ। तो w/μg बराबर a/μw, तो बढ़िया VIP आ ही रहो है अपनो, बोलो भैया। अब ये जो g/μ है बच्चों, जाए ऊपर ले जाऊंगा तो क्या है जागो, a/μg, जे भी सिद्ध हो गया। नहीं यही बात समझ में क्लियर? कल को माने तुम तीन जो कह दी, जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न समांतर माध्यमों से अपवर्तित हो रही है तो सिद्ध करो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/1 बराबर 1। तो तुम तो कह दी हो कि कराओ नाने, हैं? कहाँ कराओ जीवा मैंने, समझ गए? हाँ, तो बात टाइम पे लोग बोलते नाने फिर सूत से रह जाते हैं, समझ गए? का अब क्या करोगे, जहाँ में 1/2 तो आ ही ना रहे कि तुम कहाँ है 1/2। हाँ, ये कौन सा हो जाएगा, पहला, फिर पहला, समझ गए ना? तो बस वही है और कुछ नहीं, पढ़ लो समझ जाओगे। रुको, VA क्या है यहाँ पे, हवा में प्रकाश की चाल, VW, VG, पढ़ लो समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।